इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले समस्त छात्र एवं छात्राओं का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और इस समय आपको ज़रूरत होगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार की है और मुझे उम्मीद है उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। तो आपकी इस समस्या को समाधान करने के लिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज़ बनाई है, जिनको मैं चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा और प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा। इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। बस आपको करना क्या है, एक रफ कॉपी मोटी वाली ले लेनी है और एक पेन आपको परचेज करना है और मेरे साथ चलते रहिए। बोर्ड एग्जाम तक आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप करते रहिएगा और सब में इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। सातत्य, सतत, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस। सातत्य का मीनिंग है सतत यानी कि लगातार, और कॉन्टिन्यूटी इसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं और इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस यानी कोई चीज़ लगातार। वैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसा होगा जो कंटिन्यूस होगा, लगातार होगा। तो इसे समझने के लिए इसका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है, यानी हम दैनिक जीवन में भी इस क्रिया को करते हैं। आप देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल। आप घर से स्कूल जाते होंगे, साइकिल से जाते होंगे, मोटरसाइकिल से, ऑटो से, बस से, किसी से भी जाते हैं या पैदल। अब मान लीजिए आपका घर है, आप साइकिल से चले, यहाँ रास्ते में ब्रिज, पुल पड़ा, पुल पे आप चढ़े और वापस पुल से नीचे आए, चले और स्कूल पहुंच गए। यानी आप घर से स्कूल तक बिना किसी रुकावट के साइकिल द्वारा पुल से चढ़ के पहुंच गए। तो इसका मतलब आपकी जो यात्रा रही वो कैसी रही, सतत। कैसी रही, सतत। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, यानी कि आपकी घर से स्कूल तक की यात्रा में कोई ब्रेक नहीं हुआ। अब दूसरी बात देखिए, आप यहाँ साइकिल से चले, आप थोड़ा लेट हो गए स्कूल से, तो आपने सोचा कि पुल पर चढ़ के चले जाए। तो हुआ क्या, जैसे आपने पुल पर साइकिल चलाने की कोशिश की तो आपकी साइकिल की चैन टूट गई। अब क्या होगा, जब साइकिल की चैन टूट गई तो पुल से आप थोड़ा वो तो चढ़ गए थे ऊपर, वापस आए नीचे। वापस आके आपने यहाँ मिस्त्री के पास अपनी साइकिल को डाल दिया। अब स्कूल तो जाना था, तो क्या करें, आप फिर पुल पे चढ़े पैदल। आगे जाके आपने ऑटो किया और ऑटो जाके किसी तरह से अपने स्कूल पहुँच गए। अब जरा समझिए, तो आपकी यात्रा घर से स्कूल तक कैसी रही, सतत या असतत, यानी लगातार या ब्रेकेबल। तो कैसी रही आपकी यात्रा बताइए, तो ये यात्रा आपकी रही असतत। तो इस तरह की यात्रा को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। समझ आ गया। तो मैं आप ये अच्छी तरह से समझ होंगे कि सतत और असतत का मतलब क्या है। यानी कोई यात्रा लगातार हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो उसे हम कहते हैं सतत या कंटिन्यूस। और वो यात्रा अगर असतत हो, यानी उसमें कोई दिक्कत आ जाए ऐसी, या बीच में रुक जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। आप इसको एक एग्जाम्पल और से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट आते होंगे, गेस्ट जब आते हैं तो आप पूछते हो और पानी पिलाते हो, पूछते हैं और कैसे हैं, कैसे आए। तो अगर वो आपसे कहते हैं कि मैं सतत आया, तो इसका मतलब ये वो घर से चले और सीधे अपने आपके घर तक आ गए। तो इसका मतलब उनकी जो यात्रा रही वो सतत रही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सतत नहीं आया। अब सतत क्या, जैसे मान लीजिए आपके जो रिश्तेदार हैं वो ऋषिकेश में रहते हैं, आप मुरादाबाद में रहते हैं, तो वो ऋषिकेश से बस से चले और आए हरिद्वार में। जब हरिद्वार में देखा तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, काफ़ी जाम लगा हुआ था। तो आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सोचा कि भाई मुरादाबाद तो जाना है, यहाँ काफ़ी जाम लगा है, गंगा नहा ली जाए। तो वहाँ से बस से उतर गए और हरिद्वार में नहाए। नहाने के बाद जब दोबारा वापस आए तो वो बस तो छूट गई थी। फिर क्या करा, उन्होंने दूसरी बस पकड़ी और आपके घर मुरादाबाद आ गए। तो उनकी जो यात्रा रही वो कैसे रही,
असतत, क्योंकि हरिद्वार पे उनकी यात्रा कैसी हो गई, डिस्टर्ब हो गई। यानी कि पहले दूसरी बस में थे और हरिद्वार के बाद दूसरी बस में आए और बीच में उन्होंने ब्रेक भी किया, तो वो यात्रा हो गई असतत। और ऋषिकेश से हरिद्वार तक अगर वो नॉन स्टॉप आते, हरिद्वार में रुकते तो सही, लेकिन थोड़ी देर रुक के वापस उसी बस से चल जाते, तो वो यात्रा रहती सतत। तो मैं समझता हूँ आप अच्छे से सतत और असतत का मतलब समझ गए। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये सातत्य, सतत, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस का ग्राफिकली पहले मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी भी फंक्शन या फलन का ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ बनाते समय आपको अपनी पेंसिल की नोक उठानी ना पड़े। जरा समझिए, ग्राफ बनाते समय आपको अपनी पेंसिल की नोक उठानी ना पड़े तो हम कहेंगे सतत। और ग्राफ बनाते समय अगर आपको अपनी पेंसिल की नोक को उठाना पड़ गया तो वो फंक्शन कहलाएगा असतत। अब जरा समझेंगे, देखिए आपने कोई ग्राफ बनाया ऐसे, देखिए मैंने ये ग्राफ बताया, क्या मुझे पेंसिल की नोक उठानी पड़ी? नहीं ना। तो इस तरह ग्राफ अगर हम बना रहे हैं और हमें पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ रहा या पेन की नोक को उठाना नहीं पड़ रहा, तो वो जो कहलाता है फंक्शन कहलाता है सतत या कंटिन्यूस। क्लियर? और अगर हमें पेन की नोक को उठाना पड़ गया, जैसे मान लीजिए ऐसे, अब देखिए जब मैंने ये ग्राफ बनाया यहाँ से, तो जब यहाँ से यहाँ तक आया तो बीच में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, टूट गया, तो हम इस तरह के हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस या असतत। ठीक है, जब हम किसी का ग्राफ बना रहे हो और ग्राफ बनाते समय हमें पेंसिल की नोक को उठाना पड़ जाए और इस तरह से जंप हो जाए तो हम उसे कहते हैं असतत या डिसकंटिन्यूस। एक और बताएं हम आपको, जैसे हमने ये सीधी लाइन है, यानी कहीं भी हमें पेंसिल की नोक नहीं उठानी पड़ी, तो हम इसको कहेंगे सतत। लेकिन अगर यहाँ पर होल हो जाए, क्या हो जाए, होल, यानी बीच में छेद, तो जब छेद होगा तो क्या होगा, आपको इसे छेद को पार जाने के लिए पेंसिल की नोक को उठाना पड़ेगा, और जब पेंसिल की नोक को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह का जो फंक्शन है, फलन है, वो कहलाता है असतत, और अगर वो ग्राफ लगातार होता है तो वो कहलाता है सतत। और समझते हैं अच्छे से। अब देखिए मैं आपको कुछ ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ जो सतत भी हैं और असतत भी हैं। जैसे fx = x², इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए जब मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ा तो मुझे पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हुआ वो कैसा हुआ, सतत हुआ। ऐसे ही y = 2x+3, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये इस टाइप का बन जाएगा। तो मुझे इसका ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल के नोक को उठाना नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, सतत है। और देखिए x3, मैंने इसका ग्राफ बनाया, इस तरह का बन जाता है कुछ, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए भी मुझे क्या, पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ा, ऐसे ही इसकी बन गया, तो ये भी जो कहलाएगा सतत कहलाएगा। और देखिए e⁻x, तो e⁻x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, तो इसे बनाने के लिए भी मुझे जो है पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, सतत हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर log x है तो log x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, तो इसका बनाने के लिए भी मुझे जो है अपनी पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कुछ अब देखिए कुछ मैं विशेष फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक बार हमें फंक्शन है हमारे पास fx = 1/x, इसका जो ग्राफ है जरा समझेंगे, इसका जो ग्राफ है x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो इस टाइप का बनता है, और x की निगेटिव वैल्यू के लिए इस टाइप का बनता है, और एग्जैक्ट 0 पर, कितने पर, एग्जैक्ट 0 पर, यहाँ 0 पर क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है एग्जैक्ट 0, क्योंकि यहाँ पर 0 तो हम रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो ग्राफ है पॉजिटिव वैल्यू के लिए सतत है, और x की जो निगेटिव वैल्यू है उनके लिए भी सतत है, यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है यहाँ से तो भी सतत है, ये कंटिन्यूअस है, और जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है
तो भी कंटिन्यूस है। लेकिन एग्जैक्ट जीरो पर, कहाँ पर, एग्जैक्ट जीरो पर ये जो है कहाँ से बीच में देखिए ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो एग्जैक्ट जीरो पर कैसा है फंक्शन, ये असतत है। इसी तरह से आपने और भी फंक्शन देखा होगा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, तो इस तरह का इसका ग्राफ होता है। देखिए जी से बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको आपको विस्तार से सीखना तो मेरी फंक्शन वाली वीडियो इसमें डली हुई है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। इस सभी ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाए हैं, तो आप वहाँ देख के इसको समझ सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो ये सब बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अगर हम ऑल इंटीजर की बात करते हैं, यानी कि -4 -3 -2 -1 की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रहा है, दिखाई दे रहा, ब्रेक हो जा रहा, ठीक। लेकिन अगर केवल हम 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, जैसे 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में कैसा रहता है, सतत रहता है। ऐसे 2 और 3 के बीच में कैसा है, सतत। 3 और 4 के बीच में कैसा है, कंटिन्यूस है। यानी कि 3 और 4, 2 और 3 के बीच में तो कंटिन्यूस है, लेकिन मैं एग्जैक्ट 2 की बात करूंगा तो 2 पे क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है इस तरह। देखिए यहाँ भी एग्जैक्ट 2 पे कैसा हो जाता है, ब्रेक। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस भी है और डिसकंटिन्यूस है। एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यूस, और 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस। और आपको समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए फंक्शन है आपके पास x² -9 और x -3। अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं, x नॉट इक्वल टू, अगर 3 रख दूं तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, 2 रो का अंतर हो जाएगा, ये x -3 और x + 3, x -3 से x -3 कैंसिल हो गया, x + 3। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, y = x + 3, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं रख सकते, तो 3 कहीं पे क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे आके क्या होगा, इसमें होल हो जाएगा। क्या होगा इसमें, होल। एग्जैक्ट 3 पर, यहाँ पर एग्जैक्ट 3 पर क्या हो जाएगा, इसमें होल हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। वैसे तो ये फंक्शन है कंटिन्यूस है ओवरऑल, लेकिन एग्जैक्ट 3 पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर आके इसमें क्या हो गया, होल हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप कंटिन्यूस सतत का ग्राफिकली भी समझ गए होंगे। अब देखिए मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट पॉइंट है ए, क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी x = a, ये तो होगी। अब हम क्या है, इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, बहुत छोटा, यहाँ पर, यहाँ कुछ कम हो जाएगा, यानी a में से कुछ कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक x = a - h, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पॉइंट से, एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आगे मान लीजिए यहाँ पे पहले पॉइंट था हमारा ये वाला O, हम यहाँ पे A पे आए और फिर B पे, यानी पहले थोड़ा सा पीछे हटे और फिर थोड़ा सा आगे, यानी H पहले पीछे हटे और H ही आगे। जहाँ H जो है बहुत छोटी राशि है, लगभग H की जो वैल्यू है 0.0000000, और जब कहना थक जाए तो 1 लिख दीजिए, यानी H जो है बहुत ही छोटा है। यहाँ पे H आगे बढ़े और यहाँ पे क्या हुए, H पीछे हटे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a + h। तो यहाँ पे a + h का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो गई आपकी, x = हो गई a + h,
अब जरा समझेंगे, जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है उसे तो हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमें दे रखा, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं फलन का मान। और उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, बहुत छोटा सा, तो जब पीछे हटते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो क्या कहेंगे उसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। और उस एग्जैक्ट पॉइंट से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे इसको? राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसको राइट हैंड लिमिट, यानी वाम पक्ष सीमा, और इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा। पीछे हटने को वाम पक्ष सीमा और आगे बढ़ने को दक्षिण पक्ष सीमा। और एग्जैक्ट वैल्यू को बोलते हैं फलन का मान, या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी पीछे हटते हैं तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब देखिए, कोई भी ग्राफ अगर सतत होता है तो ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन सी? राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होनी चाहिए? इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं, कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजें बराबर हैं, तब हम उस फंक्शन को कहते हैं सतत या कंटिन्यूस। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पीक पॉइंट पर खड़े हैं, बिल्कुल चोटी पर, वहाँ पे आपने एक कदम आगे बढ़ाया, ठीक है, तब फिर आपका बैलेंस बन गया, और एक कदम पीछे हटाया और पीछे हटे तब भी बैलेंस बना रहा। एक कदम आगे बढ़ने पे एग्जैक्ट पहुँचे, बिल्कुल पीक पे खड़े हैं आप, चोटी पर खड़े हुए हैं पहाड़ की, और वहाँ पे आपने हल्का सा पैर आगे रखा और बैलेंस बना लिया, और एक बार हल्का सा पैर पीछे रखा फिर भी आपका बैलेंस बन गया, तो हम कहेंगे कि आप बिल्कुल सतत हैं। और आपने हल्का सा पैर आगे रखा और आपका बैलेंस बिगड़ गया, तो समझ लीजिए वो जो फंक्शन है वो हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो यानी तीनों चीज़ें ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए x टेंड टू, यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है? x टेंड टू a पर, तो x टेंड टू यहाँ पर जो है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूँ लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव और fx, इसे क्या लिखते हैं हम? राइट हैंड लिमिट। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a निगेटिव। जो राइट हैंड लिमिट है उस पर a पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट पे a निगेटिव और fx। और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम लिखते हैं f। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 fx a प्लस h। और जो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिमिट h टेंड टू 0 और f a माइनस h, और वैल्यू ऑफ फंक्शन को, तो राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो हम कहते हैं मैथमेटिकली कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और ग्राफिकली कैसे कहेंगे? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ नॉन स्टॉप होता है, यानी कि बीच में कहीं भी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, हमें उसका ग्राफ बनाते समय पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ता है, तो हम ग्राफिकली उसे कहते हैं कंटिन्यूस। अगर ग्राफ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। और मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, या इसको इस तरह भी लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू a पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड टू a नेगेटिव fx इक्वल टू fa, या इस तरह लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 fa प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 fa माइनस h इक्वल टू fa। ठीक है, तीनों में से हम किसी भी चीज़ को हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो मैं समझता हूँ इतनी
कहानी बताने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद आपको सतत का चक्कर समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स एक्स प्लस 3x माइनस 5 इफ x लेस देन इक्वल 1 और इफ x ग्रेटर देन 1। एक कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि यह बताना है कि क्या ये जो फंक्शन दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये बताना, चेक करना, ठीक है। तो इसके लिए ये टेबल मैंने बनाई है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तभी हम इस क्वेश्चन में कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। या इसको इस तरह कह सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स या एफ ए, इस तरह भी कह सकते हैं। या इसको इस तरह बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। ये तीनों में से कोई से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये की सहायता से हम इसको बताएंगे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। पहले मैं थोड़ा सा लंबा तरीका बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आपको सॉर्ट करना भी सिखा दूंगा। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इसे बोलते हैं फलन का मान एट एक्स इज इक्वल टू, कितने पर निकालना है, जो इक्वल साइन लगा है उसी से पहचान हो जाती है, यानी 1 पे चेक करना, ठीक है। जहां इक्वल सिंबल लगा 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 पे चेक करना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, तो इक्वल 1 के लिए कौन सा वाला फंक्शन है, ये वाला। तो पहले हम लिखेंगे एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 5। इक्वल पे चेक कर रहे हैं तो इक्वल देखिए इसमें लगा है या इक्वल इसमें लगा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो फंक्शन चूज करने में आती है, ठीक है। तो इसको जब ध्यान समझेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल देखना हमें, तो इक्वल इसमें लगा है तो एफ एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस 5, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ये वाली पहली है, ये वाली बाद में, ठीक है। तो दोनों को चेक करना। तो अब मैं यहाँ पे कितना रखना है, एक्स के स्थान पर 1 रख देना, 1 रखेंगे, कितना आ गया, 16 हो गए, 6 आ गए, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या था, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें हमें अपनी तरफ से h प्लस करना, और जैसे ही हम x के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, h टेंड टू कितना हो जाएगा, 0। देखिए x के स्थान पर हमने 1 रखा, 1 से 1 कट गया तो h कितना आ गया, 0। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें फंक्शन चूज करना। देखिए x में मैंने 1 में h जोड़ा, तो जब 1 में h जोड़ूंगा तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बढ़ेगी, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बढ़ेगी। तो x का मान 1 से बड़ा कौन सा, देखिए x का मान 1 से बड़ा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा और जिधर मुंह बंद है वो छोटा, यानी x का मान 1 से बड़ा। तो एफ एक्स क्या ले जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लेंगे x माइनस 5, कितना लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और इस x के प्लेस पे क्या रख देंगे, ये, तो x के प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, 1 प्लस एच, दोनों साइड में रख दिया। अब इसके बाद रखने के बाद दोनों साइड में हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट क्या, फॉर्मूले के अनुसार लिमिट एच टेंड टू 0, ये लिमिट ले लीजिए। क्या करना, पहले x के स्थान पर 1 प्लस एच रखना, ठीक है, और दोनों साइड में लिमिट लेनी है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, h के स्थान पर मैंने लिमिट रख दी, 1 प्लस 0 आ गया, यहाँ भी लिमिट रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करा हमने, कितना आया, 1 माइनस 5 यानी माइनस के 4, ठीक। अब उसके बाद लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, बस यहाँ पर जैसे प्लस किया है तो यहाँ माइनस कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, जब मैं x के स्थान पर 1 माइनस एच करूंगा, यानी 1 में से कुछ माइनस करूंगा तो 1 से थोड़ा कम होगा, तो x का मान 1 से छोटा, तो x का मान 1 से छोटा कौन सा, देखिए x का मान 1 से छोटा, छोटे के लिए ये आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही हम x टेंड टू 1 करेंगे तो h टेंड टू कितना आ जाएगा,
जीरो हो जाएगा। एक्स के स्थान 1 रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या रखना, जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम टू सेम वही करना। तो एक्स के प्लेस पे पहले क्या रख देना, 1 + h, यहाँ पे क्या 1 - h रख दिया, यहाँ भी रखना। ठीक, अब उसके बाद लिमिट ले लेनी है। ये जब 5 और 1 6 लिमिट लगाएंगे, यहाँ लिमिट लगाएंगे, कितना आया 16 के 6। अब जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है। तो ये दो चीज़ें तो सेम आ रही, लेकिन तीसरी चीज़ क्या आ रही है हमारी, डिफरेंट आ रही। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे दो चीज़ तो सेम है ये वाली, लेकिन ये डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर तीनों चीज़ें सेम होती, एक जैसी होती, तब हम कहते हैं जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हमें क्या बताना था, इज द फंक्शन ये कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्या लिखेंगे इसको, चूंकि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये वाली किसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, वैल्यू फंक्शन तो है, राइट हैंड लिमिट ये तो है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे इसको, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये -4 आया, ये +6 आया, डिफरेंट है। ये दोनों तो सेम है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन ये अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी जो फलन है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं इसमें और क्वेश्चन आप ले, इससे जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें आपको कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो मैंने ये वाली वीडियो की है इसमें बेस अपना पक्का कर लीजिए। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा वो निश्चित रूप से आपको 100% समझ में आएंगे। और भी तरीका मेरे पास बहुत ईजी तरीके हैं जिससे मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊँगा। पहला क्वेश्चन था ये, थोड़ा मैंने डिटेल से कराया, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।